नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट फायदेमंद फंड्स और आज के शो में हम बात करेंगे जेएम मिड कैप फंड की। और इसी पर बातचीत करने के लिए मिस्टर सतीश रमनाथन हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सीआईओ इक्विटी हैं जेएम फाइनेंशियल एएमसी से। सतीश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और इनफैक्ट मिड कैप फंड की इस तमाम डिटेल्स को समझेंगे। 3 साल इस फंड को ऑलरेडी आ चुके हैं। क्या इन्वेस्टमेंट अप्रोच हाउस की है इस फंड को लेकर, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मार्केट्स पर एक क्विक आउटलुक ले लेते हैं सतीश जी का। सतीश जी स्वागत है आपका। सबसे पहले तो इनफैक्ट एक क्विक व्यू आपका इक्विटी मार्केट्स पर, करंट मार्केट सिनेरियो को आप कैसे रीड करते हैं, जहां पर इंडेक्स को देखें तो सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर स्टॉक्स की परफॉर्मेंस देखें, कुछ रेस्पेक्टिव सेक्टर्स को देखें तो पेन क्लियरली विजिबल है। क्या व्यू है करंट लेवल से इक्विटी मार्केट्स पर? नमस्ते और बहुत ही धन्यवाद ये अवसर देने के लिए। और अगर हम मार्केट को देखेंगे तो मार्केट नंबर से, इंडेक्स से कुछ नहीं पता चलता है कि नीचे क्या हो रहा है। एक्चुअली देयर इज अ फेयर बिट ऑफ पेन इन द मार्केट एंड थोड़ा एफआईआई सेलिंग बहुत ही हो रहा है। और ये एफआईआई सेलिंग क्यों हो रहा है कि बिकॉज ए करेंसी डेप्रिशिएट हो रहा है एंड बी हमारा वैल्यूएशंस थोड़ा ज़्यादा ही है। तो इसके रीजन के ऊपर थोड़ा सेलिंग हो रहा है और रिटेल पार्टिसिपेशन भी कम हो गया और वॉल्यूम्स भी कम होने के वजह से वॉलेटिलिटी मार्केट में थोड़ा ऊपर ही हो रहा है। और इसके वजह से हमको मार्केट करेक्शन मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स में दिख रहा है, मगर लार्ज कैप्स में नहीं दिखता है। ओके तो यानी सतीश जी मान के चले कि जो अगले 6 महीने रह सकते हैं या इस फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग रह सकती है, वो वॉलेटाइल, थोड़ी सी पेनफुल, मिक्स्ड रह सकती है। यानी बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन या रिटर्न्स की होप लेकर ना चले यहाँ से इन्वेस्टर्स। करेक्ट। थोड़ा वैल्यूएशंस ऊपर होने की वजह से मार्केट रिटर्न्स विल बी लिटिल मोर म्यूटेड। और हमारा ट्रेड ट्रीटी भी थोड़ा डिले हो गया। ट्रेड ट्रीटी डिले होने की वजह से लॉट ऑफ सम ऑफ द इकोनॉमिक सेक्टर्स हैव बीन इम्पैक्टेड। उसके वजह से थोड़ा करेंसी डेप्रिसिएशन हो रहा है। तो देयर इज लॉट ऑफ इंटर रिलेशनशिप इन द मार्केट एंड दैट इज कॉजिंग सम पेन। ओके अच्छा, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स को लेकर अभी आपका व्यू क्या है, वैल्यूएशंस प्लस ग्रोथ दोनों पर्सपेक्टिव से? क्योंकि जिस तरीके का हमने हायर लेवल से करेक्शन देखा है, कई पॉकेट्स से जहाँ पे वैल्यूएशन ठीक लग रही है लेकिन ग्रोथ को लेकर चिंता बनी हुई है। ओवरऑल अगर हम इन दोनों पैरामीटर्स पर एनालाइज करें तो कैसे देखते हैं आप मिड कैप्स की पोजीशनिंग को? मिड कैप्स का पोजीशनिंग अगर हम देखेंगे तो दे ऑफर अ वेरी गुड मिक्स ऑफ क्वालिटी एंड ग्रोथ। ओके एंड वी बिलीव दैट मिड कैप में जो कंपनीज हैं वो 150 लिस्ट में हैं, एटलीस्ट 85 to 90% of them are very good companies. We may not agree on valuations थोड़ा ऊपर हो सकता है, मगर growth and quality of the companies are excellent. एंड ओके फाइनेंशियल हेल्थ देखेंगे तो फाइनेंशियल हेल्थ भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि डेट अंडर चेक है, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ऑल पैरामीटर्स आर गुड फॉर द मिड कैप स्पेस. Valuations is the only argument against mid caps. ओके तो यानी मिड कैप्स में अभी भी थोड़ा सा वैल्यूएशन कंसर्न है, लेकिन कंफर्ट मिड कैप्स में कहाँ दिखाई दे रहा है, सतीश जी से जानेंगे आगे शो में। लेकिन पहले जेएम फाइनेंशियल के इस मिड कैप फंड की कुछ बारीकी आप समझने की कोशिश करते हैं। सतीश जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट 2022 में इस फंड की आपने शुरुआत की, लॉन्च किया। काफ़ी अनसर्टेन टाइम था। उस समय इस फंड को लाने के पीछे आपका क्या कन्विक्शन, क्या इन्वेस्टमेंट राशनाले था? क्योंकि अगर हम एवरेज डेली रोलिंग रिटर्न्स देखें इस फंड के तो काफ़ी कमेंडेबल रहे हैं पिछले 2 साल में या पिछले 1 साल में। बट कन्विक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या व्यू है आपका इस पर्टिकुलर कैटेगरी और फंड को लेकर? अच्छा, तो ये फंड हमने जो लॉन्च किया था, वी हैव बीन ऑब्जर्विंग मिड कैप्स 1 year prior to launching the fund. We were also having a mock portfolio and running this fund for almost 1 year. And जो भी कंपनी हम दिख रहे थे मिड कैप इंडेक्स में,
उसमें तो क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स वाज कंटिन्यूअसली गोइंग अप, द ग्रोथ वाज गुड, और क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स, डेट भी कम हो रहा था, रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ रहा था। जो भी मेट्रिक हम देखेंगे तो मिड कैप्स अच्छा कर रहा था। तो दैट इंक्रीज्ड आवर कन्विक्शन लेवल एंड वी लॉन्च्ड द फंड. When we launched the fund, it was less than 100 crores, and today it is about 1400 crores. So that ओके shows the momentum in mid caps as a whole. ओके अच्छा, इनफैक्ट अगर हम पिछले 3 सालों की जर्नी देखें मिड कैप्स की, डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट्स की, तो जो ग्लोबल लैंडस्केप है स्पेसिफिकली पिछले 3 सालों में वो काफ़ी बदला है। हमने जियो पॉलिटिकल डिस्ट्रप्शंस देखी हैं, कमोडिटी साइकिल्स काफ़ी वॉलेटाइल हुई हैं, उसके अलावा जो मॉनेटरी पॉलिसी है वहाँ पर काफ़ी शिफ्ट हमने रैपिड फॉर्म में देखा है। कौन से वो फैक्टर्स रहे पिछले 3 सालों में जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रहे, और किस तरीके से आपने अडेप्टेशन की अपने इस पर्टिकुलर फंड के पोर्टफोलियो में ताकि बैलेंस बना रहे, परफॉर्मेंस बनी रहे? अच्छा, तो ये मिड कैप में इट इज टिपिकली अ लॉन्गर टर्म फोकस, बिकॉज मिड कैप कंपनीज में ग्रोथ एक साल में नहीं होता है, 2-3 साल या 5 साल भी होता है। सम ऑफ द कंपनीज जो हमने रखे हैं पोर्टफोलियो में, वो पूरा इंसेप्शन से भी रखा है, और इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल फैक्टर्स है, जो बिकॉज मिड कैप्स में कमोडिटी एक्सपोजर कम होता है, तो वी आर लेस वॉलेटाइल कंपेयर टू लार्ज कैप्स इन दैट सेंस। और सर्विस सेक्टर और नया प्लेटफॉर्म कंपनी, न्यू कॉन्सेप्ट कंपनी, सब कुछ मिड कैप में आते हैं, या तो स्मॉल कैप से मिड कैप बन जाते हैं। तो मिड कैप दैट वे हैज द राइट मिक्स ऑफ ग्रोथ एंड क्वालिटी. So ओके we have navigated from जो पहला मिड कैप में था, हमने ऑटो एंसिलरी लिया था, और उसके बाद हमने कैपिटल गुड्स लिया था, और कैपिटल गुड्स से हमने हॉस्पिटल भी लिया था, हॉस्पिटल चेन्स, क्योंकि उसमें तो ग्रोथ वाज सर्टेन कंपेयर टू फार्मा. नाउ वी हैव बिल्ट लिटिल एक्सपोजर इन आईटी सेक्टर. ओके अच्छा, तो अभी करंट कॉम्पोजिशन इस फंड का किस तरीके का है सतीश जी? आईटी का जैसे आपने कहा लिटिल एक्सपोजर है, कितना एलोकेशन आपने आईटी में किया है? ओवरवेट आप किन किन पॉकेट्स में आप इस फंड के थ्रू? अभी ये वॉलेटाइल एनवायरनमेंट में हमने बहुत ओवरवेट अंडरवेट स्टांस नहीं लिया है. सेक्टोरली हमने जो लिया है वो इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द मार्केट. 24% इज फाइनेंशियल्स, and ओके about 8 to 9% is in IT, and 8 to 9% in healthcare. So we have got a defensive stance अभी तो, क्योंकि ये volatility में defensive is better, and we are focused on higher quality names जो platform companies हो, या तो growth businesses in the BFSI space such as wealth managers, banks, सब कुछ है ओके उसमें. ओके अच्छा, आईटी को लेकर एक सवाल आपसे। ये जो आपने 8-9% का एक्सपोजर बताया इस फंड के थ्रू आईटी में, ये रिसेंटली आपने एक्सपोजर इतना लिया है, पहला पॉइंट। दूसरा ये, अब ओवरऑल आईटी को लेकर आपका कंफर्ट कितना है? वर्स्ट इज ओवर ये कह सकते हैं, या फिर थोड़े से अभी और पेन या वॉलेटिलिटी रह सकती है? एग्जैक्टली क्या स्टांस है वैल्यूएशन ग्रोथ हर पर्सपेक्टिव से, प्लस जो एलोकेशन आपका है ये आपने कब इंक्रीज किया? ये आईटी का एक्सपोजर हमने 4 महीने पहले लिया था, एंड इट हैज वर्कड आउट रीजनेबली वेल फॉर अस, बिकॉज मिड कैप आईटी हैज डन बेटर. और उसमें तो हमारा 2-3 व्यू है. ये एआई के वजह से थोड़ा डिस्रप्शन हो सकता है, मगर अभी नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा ये डिस्रप्शन होने के बावजूद. और ये मिड कैप आईटी जो है, दे आर ग्रोइंग वेरी फास्ट इन मेनी सेक्टर्स एज वेल, be it robotics, be it AI, be it in terms of the new businesses, healthcare, etc. So as a result, mid-cap IT is slightly better placed than larger companies.
That is the reason why we have picked it up. And mid cap also currency hedge hota hai because mid cap IT names. So we have taken it because of currency exposure, not only growth. ओके अच्छा, एक सवाल और एलोकेशन पर आपने बैंक्स फाइनेंशियल्स का जिक्र किया, आईटी हेल्थ केयर का जिक्र किया, दो तीन थीम्स जो इन्होंने काफ़ी अच्छा किया है उनको लेकर क्या व्यू है आपका, प्लस क्या कुछ एक्सपोजर इस फंड के थ्रू है या फिर नहीं? एक तो कैपिटल मार्केट स्टॉक्स, यहाँ पर किस तरीके की पोजीशनिंग आपकी है, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच है या फिर क्या व्यू है ओवरऑल कैपिटल मार्केट थीम पर, प्लस ऑटोमोबाइल्स पर, क्योंकि यहाँ पे हमने बारिंग फ्यू स्टॉक्स काफ़ी अच्छा पैसा बनते हुए देखा है। तो ऑटोमोबाइल्स जनरली हम बुलिश हैं क्योंकि 2-3 साल से ग्रोथ थोड़ा कम हुआ है, सो रिकवरी मोड हो सकता है इसमें। और इंडिया इज बिकमिंग वेरी कॉस्ट कॉम्पिटिटिव ऑन एक्सपोर्ट्स, सो वेदर इट बी टू व्हीलर्स और इट बी कार्स, exports are growing very well in the auto sector. So we have increased it with one two-wheeler name and one commercial vehicle name in the auto sector. We were earlier having ancillaries. अभी तो ancillary कम करके OE companies को थोड़ा बढ़ाया. और the other theme is the hospitals theme, which have done very well for us. And the third theme that we also played was a little bit of industrials. मगर अभी industrials थोड़ा कम है। ओके ओके अच्छा, मैं पढ़ रही थी इस फंड के बारे में सतीश जी, और आपने मेंशन किया हुआ है कि ये स्कीम प्रोप्राइटरी जीक्यू फ्रेमवर्क पर फोकस करती है, तो एग्जैक्टली थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे कि क्या फ्रेमवर्क है ये, क्या स्ट्रैटेजी आपकी रहती है इस फ्रेमवर्क के थ्रू व्हाइल पिकिंग स्टॉक्स? We look at growth in earnings, not past earnings, but future earnings, because we have to be forward-looking in the markets always. और अगर कंपनी नया प्लांट डाला है या तो नया फैसिलिटी खुला है, तो then the earnings growth will be faster, and it will also cover the depreciation and interest cost, and earnings will accelerate faster. So we look at these kind of companies, and we also look at earnings quality. अगर हम earnings quality देखते हैं तो earnings quality में we look at ROE and cash flows. क्योंकि what experience has taught us कि cash flow के बिना growth शैलो हो जाता है और कंपनी तो फाइनली गेट्स इनटू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। सो कैश फ्लो हमको बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ओके ओके अच्छा, इसके अलावा जब मिड कैप्स में आप ग्रोथ विजिबिलिटी इवैल्यूएट करते हैं तो क्वांटिटेटिव बेसिस पे या क्वालिटेटिव मेट्रिक्स पर किन किन चीज़ों का आप प्रायोरिटाइज करते हैं? दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये प्रायोरिटाइज करने में वी कैन नॉट प्रायोरिटाइज वन फॉर द अदर. We have to get earnings growth, and management quality is finally very important, क्योंकि mid caps में they are primarily promoter driven entities, not PSUs, not great management quality, but you will have promoter passion actually driving the business. और अगर promoter अच्छा है तो the growth continues for a long period of time, because the promoter vision is that good. So we have to assess both promoter and that is the qualitative aspect, and the quantitative aspect is the business itself. Okay. और फायदेमंद फंड्स में हम बातचीत कर रहे हैं जेएम फाइनेंशियल के मिड कैप फंड की, और इसी पर बातचीत करने के लिए मिस्टर सतीश रामनाथन हमारे साथ बने हुए हैं, जो कि सीआईओ इक्विटी हैं जेएम फाइनेंशियल एएमसी से। सतीश जी, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अच्छा, अगर हम इस फंड के ओवरऑल कॉम्पोजिशन को समझें तो टोटल इन्वेस्टमेंट मिड कैप्स में कितना है, स्मॉल कैप्स में कितना एलोकेशन आपने किया हुआ है, किस तरीके के परसेंटेज टर्म्स में नंबर्स हैं फिलहाल? We 67 to 68% mid cap में होते हैं. Minimum mandated is 65, so we are at about 68. Okay. Cash में 2-3% रखते हैं और large cap में 2-3% रखते हैं liquidity के requirement के लिए, and the balance is small caps. ओके अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सतीश जी, क्योंकि ये मिड कैप फंड है और एलोकेशन यहाँ पर 24-25% का स्मॉल कैप में भी है, तो स्मॉल कैप
एलोकेशन का क्या रोल है विद इन दिस मिड कैप फंड, और किस तरीके से आप इंश्योर करते हैं कि जो स्मॉल कैप एक्सपोजर आपने लिया हुआ है वो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी के बजाय जो लॉन्ग टर्म अल्फा जनरेशन है उसमें कंट्रीब्यूट करे? स्मॉल कैप्स जो हम लेते हैं वो लार्ज कैप या मिड कैप में नहीं होते हैं, तो दैट इज द रीजन व्हाई वी आर फोर्स्ड टू कीप सम ऑफ द स्मॉल कैप स्टॉक्स। एंड ऑल्सो करेक्ट, आपने जो बोला वो सही है कि वॉलेटिलिटी थोड़ा बढ़ जाता है, मगर इन्वेस्टर्स गेट कॉम्पनसेटेड फॉर दैट इन द मीडियम टर्म इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। ओके अच्छा, जैसे आपने अभी कहा कि आप ऑलमोस्ट फुल्ली इन्वेस्टेड हैं, मिनिमल कैश पर आप हैं 2-3% के आसपास, फिर आप लिक्विडिटी मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से अप्रोच करते हैं, स्पेशली जब वॉलेटिलिटी मार्केट में बढ़ती है, क्या स्टांस तब रहता है? हम हर महीने लिक्विडिटी मॉनिटर करते हैं। वी मॉनिटर द कंप्लायंस डिपार्टमेंट, रिस्क डिपार्टमेंट, एवरीबडी रन्स देयर मंथली लिक्विडिटी चेक्स। सो वो लिक्विडिटी जो हम एनालाइज करते हैं वो कॉम्पोजिट पोर्टफोलियो लेवल में देखते हैं कि हर स्टॉक लिक्विड नहीं होना चाहिए, मगर एट अ कॉम्पोजिट लेवल कैन वी मेंटेन लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट, दैट वी मॉनिटर। ओके अच्छा, अगर हम इस फंड की पिछले 3 सालों की जर्नी देखें सतीश जी, तो अगर कुछ एक्सपीरियंसेस आप अपने शेयर कर सकें, कौन से वो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आपके रहे थे जो बहुत पाइवटल रहे इस फंड की परफॉर्मेंस के लिए, या क्या बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंजेस आपने फेस किए? ये मिड कैप फंड में देर आर शार्प मूव्स इन द मार्केट। इट इज जो होते हैं वो मूव्स they can actually scare a person quite a bit, but we need to keep conviction and build on that. And ये 2-3 बार हुए हैं ये 3 साल में कि markets have melted and we have had to rebuild our conviction levels based on that. But the quality and nature of the businesses, we should have 100% conviction and go ahead and invest. That is the key learning out of this 3 years of experience. ओके अच्छा, इनफैक्ट मिड कैप वैल्यूएशन सतीश जी अगर हम देखें पिछले 3 सालों में तो काफ़ी री रेट हुई हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। कौन सी वो सस्टेनेबल पॉकेट्स हैं जहां पर आपको ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड दिखाई दे रही है? क्या वो उन्हीं पॉकेट्स का आप जिक्र करेंगे जहां पर आपने एलोकेशन इस फंड के थ्रू किया हुआ है, फिर चाहे वो बैंक्स हो, फाइनेंशियल्स हो, हेल्थ केयर, आईटी हो, या फिर कुछ और पॉकेट्स भी हैं इस तरीके की? मिड कैप्स में वैरायटी होते हैं। एक्चुअली वी आर चैलेंज टू सेलेक्ट विच स्टॉक टू बाय बिकॉज देर आर सो मेनी गुड आइडियाज कमिंग थ्रू। बट सस्टेनेबल ग्रोथ देखेंगे तो फार्मा और हेल्थ केयर में होते हैं, और केमिकल सेक्टर में भी इट इज देयर सम सस्टेनेबल ग्रोथ। बट थोड़ा केमिकल सेक्टर इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज वो चाइना डंपिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा होते हैं। डोमेस्टिक डिमांड में सर्विसेज इंडस्ट्री इज ऑल्सो डूइंग वेरी वेल, लाइक क्विक कॉमर्स एक्सेट्रा। सो ये देर इज लॉट ऑफ वैरायटी एंड द नंबर ऑफ आईपीओस जो होते हैं वो मिड कैप में होते हैं या तो स्मॉल कैप में होते हैं। सो द वैरायटी ऑफ न्यू बिजनेसेस कमिंग ऑल्सो इज वेरी इंटरेस्टिंग। ओके पिछले 1 साल की अगर हम बात करें सतीश जी, तो मेजर एलोकेशन चेंजेस विद रिगार्ड्स टू एग्जिट्स या एक्सपोजर कम करने को लेकर कहाँ किए हैं आपने इस फंड के थ्रू? पहला हमने कैपिटल गुड्स में बहुत एक्सपोजर था अबाउट 1 year बैक, एंड देन वी रियलाइज कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर थोड़ा कम हो सकता है, वो मैक्रो इनपुट से आया था। सो देन वी डिसाइडेड कि हम कैपिटल गुड्स ट्रिम करेंगे और वी विल शिफ्ट इट टू अ डिफेंसिव डोमेस्टिक बिजनेस लाइक हेल्थ केयर। ओके और अगर हम इस फंड की मॉनिटरिंग की बात करें तो आई एम श्योर डे टू डे बेसिस पर तो होती ही होगी। ये कुछ जेनरिक चीज़ें जो हमेशा हमें शो के ज़रिए फंड के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, क्या कोई सेट फॉर्मेट है कि कोई भी कंपनी अगर आपने पिक की है एटलीस्ट उसको 3 months या 6 months का टाइम देते हैं परफॉर्मेंस जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस तरीके के रिटर्न्स जनरेट करने में, या फिर वेन एवर वेर एवर नीडेड एग्जिट्स एंट्रीज का डिसीजन लिया जाता है? तो ये हर स्टॉक में एनी पोर्टफोलियो मैनेजर विल असेस 2 things. One is the price right to buy, and is the nature of business right to buy.
So if the price is wrong, it should not be too wrong so that we can average it and then build up the position. But if the business is wrong, then we do not wait, we cut it immediately. So because अगर कुछ गलती होता है या तो मैनेजमेंट फ्रॉड होता है या तो कुछ भी होता है, then we do not wait at all. But it is if it is the wrong price or the market takes due to some technical reason the price comes down and the fundamentals जो भी है हमने जो analysis किया था और thought process है, अगर that is on track, then we do not reduce the company just because the price came down. ओके अच्छा, एक रिटेल इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल आपसे रहेगा। इनफैक्ट पिछले मेरे ख्याल से 4 महीने 6 महीने में जो भी बातचीत हमने की है, एक कन्विक्शन जो या फिर एक कंसेंसस व्यू जो हमें मिला है वो ये कि शायद अभी इंक्लिनेशन लार्ज कैप्स की तरफ ज़्यादा रखें, मिड कैप्स की तरफ कम रखें। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप्स हमेशा से ही रिटेल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करते आए हैं, जस्ट बिकॉज जो पोटेंशियल रिटर्न्स इन पॉकेट से जनरेट हो सकते हैं फिर जैसे पास में जनरेट हुए हैं। क्या व्यू है आपका, अगर एक पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन में मिड कैप्स में एलोकेशन करने की बात हो या फिर मिड कैप फंड में एलोकेशन करने की बात हो, टाइम होराइजन ज़्यादा रखें, स्टैगर्ड वे में भी इन्वेस्ट करें, मिड कैप्स में फुल फ्लेजेड उतर सकते हैं, क्या एग्जैक्ट अप्रोच आपके हिसाब से होनी चाहिए? ये मिड कैप्स शुड बी अ कोर पोर्शन ऑफ द पोर्टफोलियो। ये जितना ले सकते हैं वो रिस्क प्रोफाइल के डिपेंड करते हैं, तो दैट डिपेंड्स ऑन इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर, बट मिड कैप्स गिव सुपीरियर रिटर्न्स ऑन अ मीडियम टर्म। तो मिड कैप्स का पोजिशनिंग भी थोड़ा लॉन्ग टर्म होना चाहिए। यू कांट वेक अप एवरी डे एंड काउंट द मनी. You have to wait for at least 2 to 3 years to see the benefits of mid cap investing. Okay. And large cap में liquidity, जब भी liquidity tight होते हैं, large caps generally outperform mid caps and small caps, but it is not because the company is bad or the business is bad. So there is a little difference this time around, क्योंकि mid cap and small cap का balance sheets बहुत सुधर गए हैं, तो there is no fear on the quality of earnings per se. ओके, एक फाइनल सवाल रहेगा सर आपसे, अगर हम जेएम मिड कैप फंड की बात करें तो एटलीस्ट कितना होराइजन इन्वेस्टर्स लेकर चलें अगर इस फंड में एक्सपोजर ले रहे हैं, पहला। दूसरा, एपेटाइट किस तरीके की इन्वेस्टर की होनी चाहिए अगर वो इस फंड में एक्सपोजर लेना चाहता है, मॉडरेट रिस्क, हाई रिस्क, लो रिस्क, किस तरीके से आप पोजिशनिंग करते हैं अपने इस फंड की? तो this will be over a medium term, 3 साल तो रखना ही चाहिए इन्वेस्टर का होराइजन। और हमारा रिस्क प्रोफाइल जो है, हम हाई क्वालिटी बिजनेसेस लेते हैं, बट देयर विल बी न्यू आइडियाज कमिंग इन विच मे नॉट वर्क आउट इमीडिएटली, सो द इन्वेस्टर शुड बी लिटिल मोर पेशेंट विथ अस. So that is one. And the second is that because of our differentiated portfolio, it may not be aligned with market returns all the time, but the overall objective is to create outperformance over the medium term. ओके, चलिए, तो ये बात हुई जेएम मिड कैप फंड की। एटलीस्ट मीडियम टर्म व्यू लेकर चलें और डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो का एक कोर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी मिड कैप्स में होनी चाहिए। और अगर हम स्पेसिफिकली जेएम मिड कैप फंड की बात करें तो जैसे सतीश जी ने इस चर्चा के दौरान बताया, 65-66% के आसपास का एक्सपोजर मिड कैप्स में है, 24-25% स्मॉल कैप्स में भी दिया हुआ है। और बैंक्स हुए, फाइनेंशियल्स हुए, आईटी, हेल्थ केयर, यहाँ पर इनकी अप्रोच ज़्यादा है इस फंड के थ्रू। और कई ऐसी पॉकेट्स है जहाँ से इन्होंने प्रॉफिट टेकिंग भी की है, कई ऐसी पॉकेट्स है जहाँ पर इवनली प्लेस्ड है। लेकिन मिड कैप्स में सेलेक्टिव होने की डेफिनेटली ज़रूरत है, बट लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो और रिटर्न जनरेशन के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट एडिशन पोर्टफोलियो का हो सकता है। और जेएम मिड कैप फंड से जुड़ी तमाम डिटेल्स भी यहाँ पर सतीश जी ने समझाई। थैंक यू सतीश जी आने के लिए शो में और इस फंड से जुड़ी हुई तमाम डिटेल्स हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। और इसी के साथ फायदेमंद फंड्स में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।